ये तस्वीरें आपके सामने जो दिखाई जा रही हैं, ये तस्वीरें दुबई में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमले की हैं, जो ये बताती हैं कि ईरान के हमले केवल के मिसाइल फेंक देने भर के नहीं हैं, बड़े ही प्रेसाइज होकर हमले हो रहे हैं। यानी कि उनके पास जो मिसाइल सिस्टम है वो हल्का मिसाइल सिस्टम नहीं है, वो बाकायदा टारगेटेड हमले करने में कामयाब हो रहे हैं। उन्हें कॉन्सुलेट पर वॉर करना है, कॉन्सुलेट पर कर रहे हैं, एम्बेसी पर करना है, एम्बेसी पर कर रहे हैं। इससे दो बातें क्लियर होती हैं। जो अब तक लग रहा था कि बस इन्होंने मिसाइल बना ली, प्रिसीजन और एक्यूरेसी नहीं है, कहीं भी उठाकर फेंक दे रहे हैं, नहीं, प्रॉपर तरीके से मिसाइल हमले हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 2 सालों में 170 अमेरिकी बेसिस पर हमले किए जा चुके हैं। अमेरिकी बेसिस पर 170 से अधिक हमले किए जा चुके हैं। 170 अमेरिकी बेसों पे नहीं, 170 हमले किए जा चुके हैं अमेरिकी बेसिस पर। और ताजा हमलों में जो पाम आइलैंड है इन लोगों का, जहां पर यूएई वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पर बनी हुई उन होटल्स में जहां पर ईरान को लगता है कि अमेरिकी अधिकारी ठहरे हुए हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये सारी की सारी स्थितियां बताती हैं कि ईरान अब एक एक करके अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो टूरिज्म हॉटस्पॉट हैं उन्हें, साथ ही साथ अमेरिकी जहां पर रुके हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। मैंने आपको जब पिछला सेशन में जानकारी दी थी तब बताया था कि इन्होंने जो इनके सऊदी अरामको रिफाइनरी है, उनकी रिफाइनरी का जो रास तानुरा रिफाइनरी है उस पर हमला किया था। और जब यह हमला हुआ तो इससे एक सेंस डिराइव हुआ कि आप सबको पनिशमेंट इस बात का दिया जा रहा है कि आपने हमारी बगल में अमेरिका को आने की जगह क्यों दी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था। और रूस को हमेशा यह लगता था कि अगर अमेरिकी सेना या फिर नाटो फोर्सेस यूक्रेन तक आ गई तो फिर वो हमसे युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। रूस ने यूक्रेन को यह सब नहीं करने दिया। लेकिन यहां पर जो गल्फ के देश हैं, इन्होंने अमेरिकियों को बहुत दिनों तक अपने पास बिठा कर रखा। आज इन्हें ईरान अपनी तरफ से दंड दे रहा है कि आप लोगों ने अपने देश में इन्हें बिठा कर रखा और ये लोग मेरे खिलाफ सारी रणनीति रचते रहे। मैंने पहले भी कहा था ये मत करो, अब आप कर रहे हो तो भुगतो। अब सवाल ये है कि सर ये लोग ईरान पर हमला अब तक कर क्यों नहीं देते। बड़ा सवाल है कि इनके पास तो बहुत शक्ति है, बहुत पैसा है, ये अब तक ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे। कारण ये है कि इन्हें पता है कि अगर एक बार ये डायरेक्ट फाइट में चले गए तो फिर ईरान सारे की सारे उद्देश्य भुलाकर इन्हें मिटाने पर जुट जाएगा। और इन्हें मिटाना बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि बहुत छोटू से देश हैं। पूरे जीसीसी देशों की आबादी मिला दी जाए तो 6 करोड़ बैठती है, जिसमें से आधी आबादी केवल सऊदी अरब के पास है। बाकी जो अन्य देश हैं उनमें 1 करोड़ आबादी, किसी में 30 लाख आबादी, किसी में 40 लाख, किसी में 15 लाख। इतने छोटे देश हैं, लेकिन पैसा बहुत है, पर कैपिटा इनकम बहुत है, क्योंकि तेल बेचकर अमीर हो रखे हैं। इनमें से एक अमीर जिसका नाम है कतर, उसने कल धमका दिया, क्योंकि कतर का ईगो 7वें आसमान पर है। आपको मालूम होगा पिछली बार भी कतर ने, जब उस पर इजरायली धमाका हुआ था, उस समय पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लिया था। इस बार भी कतर पर जब हमले होने शुरू हुए, कतर पर हमले क्यों हो रहे हैं इसके पीछे का कारण समझिए। कतर अपने पास अमेरिका का इन सभी देशों में से सबसे बड़ा बेस रखता है। वो बेस सेंटकॉम का मुख्यालय है। सेंटकॉम क्या है? अमेरिका ने दुनिया भर में जितने भी कमांड सेंटर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को वो अपना कमांड में बांटकर चलता है ना, जैसे इंडो पैसिफिक कमांड, सेंटकॉम कमांड, यूरोपियन कमांड, ऐसे पूरा सेंट्रल एशिया के लिए उसने सेंटकॉम बनाई हुई है। सेंट्रल एशिया में जितने भी अमेरिकी सैनिक हैं, उनका सबसे बड़ा मुख्यालय कतर के अंदर है। और उस कतर में मुख्यालय होने के बावजूद भी ईरान उसे खूब नुकसान पहुंचा रहा है। कतर को इस बात का घमंड भी है कि अमेरिका मेरी रखवाली करेगा, क्योंकि मैंने उसको यहां पर इतनी बड़ी जगह दी हुई है। उसके बावजूद ईरान में 1% भी डर नहीं है, क्योंकि वो कतर को निशाना बनाने में कामयाब है। कतर तेल बेचकर ना केवल अमीर हुआ, बल्कि अपने पैसे का प्रबंधन करके भी अमीर बना। पैसे के प्रबंधन ने उसने टूरिज्म को स्थान दिया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की कैपिटल बनने का प्रयास किया। दुनिया भर के तमाम संगठन अपने मुख्यालय कतर में, दोहा में बनाकर चलते हैं। इवन हमास ने भी अपना मुख्यालय यहां बना रखा था, हिजबुल्लाह भी बातचीत करने आता था, तो तालिबान भी यही अमेरिका से बात करने आता था। तो कतर ने दुनिया के बीच में एक काफी बड़ी इज्जत कमाई है। अब उस इज्जत को चूना लग रहा है ईरान के हमलों। और बात तेल की, तो वेनेजुएला के बाद अगर सबसे ज्यादा तेल किन्हीं देशों के पास है तो वो यही जीसीसी कंट्रीज हैं, जिनमें सऊदी अरब का नाम आता है, जिसमें कुवैत का नाम आता है, जिसमें यूएई का नाम आता है, और उसमें ईरान का नाम आता है। तो ईरान को एक तरफ रख भी दिया जाए, जो कि दूसरी तरफ का पार्टी है, तो ये आपस में झगड़ने वाले जो देश हैं उनमें से एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ की पार्टियां तेल के लिए जानी जाती हैं। लेकिन अब तेल के अलावा भी इन लोगों ने अपने डाइवर्सिटी करना शुरू कर दिया, मनी का डाइवर्जन करना शुरू कर दिया है।
कहा जाए तो फंड अलोकेशन शुरू कर दिया है। तेल तो पर्शियन गल्फ से निकलकर बिकने आता ही है, इसके ऊपर तो इनका अब एक तरह से ट्रेडमार्क हो गया कि तेल तो अपना ही आएगा। आज इंडिया की आवश्यकता का भी 50% से ऊपर इसी जगह से आता है। लेकिन इन्हें पता है कि आने वाले समय में कोई सन की अमेरिकी राष्ट्रपति आया तो हो सकता है वो तेल पर रोक लगा दे। जैसे पहले बाइडेन बहुत ज्यादा पेरिस क्लाइमेट डील की शर्तों को मानते हुए जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचने ही वाले थे। ये तो ट्रंप आए जो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकले और फिर तेल बेचना दुनिया को शुरू करवाया कि चलो भाई अब वेनेजुएला भी तेल बेचेगा, तुम लोग भी तेल बेचो, खूब प्रदूषण हो, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन एमिशन हमारी चिंता नहीं है, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, हम तो चले जाएंगे। ऐसे में इन देशों ने अपने तेल के स्थान पर बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने आप को दुनिया के लिए एक शांत जगह प्रोवाइड कराना था, टूरिज्म उपलब्ध कराना था। लोग यहां केवल पर्यटन के लिए ही ना आए, अगर अर्थव्यवस्था में उन्हें इन्वेस्ट करना है तो ये जीरो टैक्स पॉलिसीज लेकर आए। जैसे यूएई के अंदर कोई टैक्सेशन नहीं है, वो वैट लेता है 5%, और अगर आप विदेशी हैं तो जाते समय अपने वैट को रिफंड करा के भी निकल सकते हैं। मतलब ऐसी स्थिति उसने पैदा करी कि दुनिया के तमाम अमीर यूएई की तरफ शिफ्ट होने लगे कि जब कोई पैसा ही नहीं लग रहा, और ऐसे में ये लोग हमें रहने की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रहे हैं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दे रहे हैं, हाई टेक सिक्योरिटी दे रहे हैं। आज दुबई या यूएई इस बात के लिए जाना जाता है कि यहां पर आप सड़क पर अपना पर्स पड़ा छोड़ जाएं तो भी कोई आपका पर्स लेकर नहीं भागेगा। इतनी बड़ी इन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाएं विकसित की, लोगों में विश्वास बहाली की। लेकिन इस विश्वास बहाली को ईरान पूरी तरह से छेद दे रहा है। कैसे? क्योंकि जहां एक और टूरिस्ट अब तक इसलिए आ रहे थे, निवेशक इसलिए आ रहे थे कि बहुत सेफ है, उसे ईरान आए दिन गोले बरसा के डरा रहा है। वर्ल्ड क्लास इमारतें जो यहां पर बनी हुई हैं, वर्ल्ड ट्रेड टावर जैसी चीजें बनी हुई हैं, यहां पर बुर्ज खलीफा जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं, इन सबको अब एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। ये सारे देश जिनके पास में फिलहाल टूरिज्म और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विकसित करने का दिमाग आया, इन्हें सीधा चैलेंज ईरान सामने बैठकर दे रहा है। ये 6 देश हैं साथियों, पर्शियन गल्फ के अंदर 6 देश, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, ये सारे के सारे जो देश आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये देश गल्फ काउंसिल कहलाते, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहलाते हैं। सुन्नी बहुतायत कंट्री हैं, एंटी ईरान हैं, लेकिन हमला करने से डरते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हमला अगर हमने इनिशिएट कर दिया तो ईरान से हुआ हमला हमारा बहुत नुकसान कराएगा। ईरान चूंकि पूरी तरह से इनके बराबर जगह लेकर सामने बैठा है, तो सारी की सारी जो डेवलपमेंटल फैसिलिटीज इधर विकसित की जा सकती हैं, ये गल्फ के उस तरफ भी विकसित की जा सकती हैं। यानी कि ग्रोथ एवेन्यूज ईरान के पास भी इनके बराबर ही हैं और इनसे ज्यादा ही हैं। ईरान लेकिन अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते, पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते अपने रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर पाया है। अदरवाइज सऊदी अरब के बाद दूसरा लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ईरान के पास ही है। तो ऐसे में इसके पास खोने के लिए ज्यादा नहीं है, तेल है तो वो जमीन में धंसा हुआ है, तो ये यहां से इन्हें निशाना बनाकर इनके प्रति लोगों में अविश्वास पैदा कर सकता है और इनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा सकती है। इसका एविडेंस मैं आपको यहां पर दूं, कतर नाम का ये जो छोटू सा देश आपको दिख रहा है, आइलैंड कंट्री, ये इन 6 देशों में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम रखता है। प्रति व्यक्ति आय $1.25 है, $1.25 पर व्यक्ति आय, जहां यूएई के अंदर अधिकतम $90,000, बहरीन में $71,000, यहां सऊदी अरब में $77,000, हमारी अभी $5-7,000 भी नहीं पहुंची होगी। इतनी ज्यादा इनकी यहां पर कैपिटा इनकम है। कारण है आबादी बहुत कम है। कितनी कम आबादी है आप उठाकर देखें तो सऊदी अरब की पॉपुलेशन भले ही करोड़ों में हो, मतलब यहां पर 36 करोड़ के आसपास आपको इनकी पॉपुलेशन दिखाई, 3.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन दिखाई दे जाए। कतर की पॉपुलेशन तो मात्र 33 लाख लोगों की है, यूएई की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ के आसपास की। तो पॉपुलेशन इन देशों के पास बहुत कम है और रिसोर्सेज भर भर के हैं। और तो और इन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा, आप सोचिए यूएई के पास में 1.25 करोड़ की आबादी है कुल मिलाकर, और उसके बावजूद वो दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट इकट्ठा करने वाला, इंटरनेशनल टूरिस्ट इकट्ठे करने वाला देश बन गया। और तो सोचिए इनकी जीडीपी में इन दिनों टूरिज्म का बड़ा योगदान है। जीसीसी के ये देश टूरिज्म से $247 बिलियन का सालाना रेवेन्यू जनरेट कर जा रहे हैं। आप इससे सोचकर देखें कि इन्होंने $247 बिलियन का रेवेन्यू केवल 2024 में व्यापार से किया है। जहां तक बात हो जीसीसी की, तो इन लोगों ने हाल ही के समय पर ऐसे विजिटर्स जो कि एक दूसरे देशों में घूम रहे हैं, वो 19.3 मिलियन देखे हैं। लगभग 2 करोड़ के आसपास इन्होंने टूरिस्ट देखे हैं। जहां तक बात हो सऊदी अरब की, तो उसने केवल विजिटर घुमा घुमा करके $75 बिलियन का पैसा कमा लिया, लाभ कमा लिया केवल टूरिज्म की वजह से, और यह लाभ इनका बढ़ता ही चला जा रहा है। केवल इनका ही नहीं, जहां तक बात हो गल्फ के और देशों की, तो उनके यहां पर जीडीपी पर साल के हिसाब से बढ़ती जा रही है और एक्सपेक्टेड है कि 317.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो इनकी कुल जीडीपी का
13.3% होगी। यानी कि इन लोगों ने रेगिस्तान लोगों को घुमाना शुरू करवा दिया। बड़ी मात्रा में लोग यहां पर आना शुरू हुए। दुबई के अंदर 2025 में 1.25 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग ही हैं जो इंटरनेशनल विजिटर बनकर पहुंचे, जो यहां पर खर्च करने पहुंचे। अपन जब सोचते हैं कि ये लोग टैक्स नहीं लेते, लेकिन टूरिज्म में तो आप खर्च करने जा रहे हो, तो पैसा वहीं लगाकर आ रहे हो ना। तो इनकी इकोनॉमी को सोचिए कि बात देखिए, 1 करोड़ की आबादी वाला देश 2 करोड़ केवल टूरिस्ट अपने यहां पर लेकर बैठ जा रहा है। इन टूरिज्म को प्रमोट करने में सबसे बड़ी चीज जो ये कहते हैं कि वो है हमारी कनेक्टिविटी बढ़िया है। इस ईरान युद्ध ने पिछले 5 दिन से पूरी कनेक्टिविटी चौपट कर रखी है। यहां से कोई फ्लाइट ऊपर अच्छे से उड़ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिट में कोई फ्लाइट ऊपर उड़े, उधर से आती हुई मिसाइल उसको निकाल दे, तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। ये जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज और फैसिलिटीज एक आइलैंड पर डेवलप करके बैठा दुबई है, ये दुनिया का आकर्षण केंद्र तो बना हुआ है, लेकिन इन दिनों असुरक्षा के भाव में पीड़ित है। तमाम प्रकार की ऐसी अम्यूजमेंट की स्थितियां यहां पर इन्होंने क्रिएट की हैं कि जिसके पास पैसा है वो यहां बढ़िया से रहने जा सकता है, घूमने जा सकता है, सुरक्षा का भाव फील कर सकता है। जो इंटरनल सिक्योरिटी थी वो कभी दुबई की चैलेंज थी ही नहीं, आज ईरान ने उसमें छेद कर दिया है। इसी से पीड़ित है यूएई, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लेकर इन दिनों चिंतित है कि हमारे यहां पर हमले हो रहे हैं, और वो हमले जीसीसी द्वारा, वो हमले ईरान के द्वारा किए जा रहे हैं।